नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम सभी यूजीसी नेट सितंबर 2013 के द्वितीय प्रश्न पत्र के सभी 50 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा, राहुल संकृत्याय ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो गुलेरी जी ने क्या कहा, ठीक है, तो गुलेरी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा, पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, पुरानी हिंदी कहा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि अपभ्रंश का नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारचंद द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, यह किस विद्वान का मत है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है। हमसे कह रहे हैं कि हिंदी काव्यधारा के संपादक हैं। ठीक है, राहुल संकृत्यान, पीताम्बर दत्त, भरतवाल, श्रीराम शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा राहुल संकृत्यान हिंदी काव्यधारा के संपादक हैं। तो विद्यार्थियों, राहुल संकृत्यान ने हिंदी काव्यधारा का संपादन किया और उसने स्वयंभू को हिंदी का बड़ा कवि बताया। ठीक है, वो अलग विषय की ये शार्पा को प्रथम कवि बताते हैं। देखिए हम इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वयंभू को बड़ा कवि किसने बताया, तो राहुल संकृत्यान ने बताया। ठीक है, अब देखिए राहुल संकृत्यान ने अपभ्रंश काव्य के लिए लिखा है, ठीक है, हिंदी काव्यधारा में, कि हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी काव्य परंपरा में से टूटकर अलग जा पड़ी। ठीक है, राहुल संकृत्यान ने इसी पुस्तक में अपभ्रंश को हिंदी कहा। ठीक, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, जो विकल्प में दिए गए और लोग हैं उनकी और कृतियों की, तो राहुल संकृत्यान का, ठीक है, संपादन दोहा कोश का किया, पीताम्बर भरद्वाज ने गोरख बानी क्या किया, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब देखिए गोरखवाणी से हमसे प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि हवक हवक के न बोलीबा, ठबक न चलीबा, धीरे धरिबा पाओ। पंक्ति है मसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, निवृत्तनाथ। तो विद्यार्थियों एक बात तो स्पष्ट है, यह पंक्तियों इन पंक्तियों का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से, क्योंकि सभी विकल्प उन्हीं से जुड़े हैं। अब किसका है, तो चर्चित लगा दीजिए, गोरखनाथ का है। ठीक है, बहुत फेमस पंक्ति है कि हवक के न बोलिबा, ठबक के न चलिबा, धीरे धरिबा पावम। ठीक है, इसकी पंक्ति है गोरखनाथ की पंक्ति, और ये इनकी बहुत फेमस पंक्ति है। ठीक है, बहुत फेमस पंक्ति है कि हवक के न बोलिबा, ठबक के न चलिबा, धीरे धरिबा पाओ। पंक्ति किसकी है, तो गोरखनाथ की है। फिर विद्यार्थियों अगर हम गोरखनाथ को बात करें तो मिश्र बंधुओं ने स्पष्ट कहा कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, अगर हम बात करें मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना और ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। अगर हम बात करें इनकी अन्य काव्य पंक्तियों की, तो अभियंतर को त्यागे माया, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगे कंबली भीजेगे पानी। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और बनता है कि जलंधर नाथ को किस उपनाम से जाना जाता है, तो विद्यार्थियों जलंधर नाथ को बालनाथ उपनाम से जाना जाता है। जल कहाँ लगाते हैं, बाल में, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिर विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि अस्त्रीय जन्म कायम दीधौ महेश, अवर जन्म थायर घड़ा घड़ा रे नरेश। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि अस्त्रीय जन्म कायम दीधौ महेश, अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश। पंक्ति का संबंध किस कृति से है, पृथ्वीराज रासो से है, विजयपाल रासो से है, या बीसल देव रासो से, या आलाकंड से है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका संबंध अगर हम देखें तो अस्त्रीय। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे याद करना है। अब देखिए स्त्री शब्द आ गया ना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो महत्व स्त्री, ठीक है, श्रृंगार का महत्व विशल देव रासो का है, वो किसी और ग्रंथ का नहीं है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि स्त्री जन्म कायम दीदो महेश, अवर जन्म थायर भिड़ारे नरेश। इस स्त्री शब्द से अच्छा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर पृथ्वीराज रासो में भी है, लेकिन आप देखिए कि श्रृंगार रस में कौन सा था, तो पृथ्वीराज विशल देव रासो था। ठीक है, वो तो श्रृंगार और वीर दोनों में था, और अंगिरस लेकिन वीर ही था, और इसमें स्त्री शब्द है तो विशल देव रासो की पंक्ति है। विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे अस्त्रीय जन्म कायम दीदो महेश, अवर जन्म
थारई घड़ा रे नरेश पंक्ति का संबंध किस कृति से है? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका संबंध बीसल देव रासो से है। अगर हम बीसल देव रासो का समय देखें तो 12वीं शताब्दी है। किसके द्वारा रचित है? तो नरपति नाल द्वारा रचित है। ठीक है, यह विरह परक संदेश काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो काव्य में मिलता है। ठीक है, अगर हम बीसल देव रासो की अन्य काव्य पंक्तियों को देखें तो कहते हैं कि काट काटे मजारड़ी सामही छीक हड़ई कपाल ससी बदनी जित्यो मात गयंद। ठीक है, ये सब पंक्ति किसकी है? तो ये सभी पंक्ति जो है बीसल देव रासो से संबंधित है। हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि हमसे एग्जाम में अगर पूछे कि अस्त्रीय जन्म कायम दीदव महीस अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश, अस्त्रीय शब्द से हम लोग ध्यान रखेंगे बीसल देव रासो। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि कबीर, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? तो विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? अब देखिए कबीर के संदर्भ में कोई कथन पूछता है तो वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी रख दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नहीं धर्मवीर भारती जी हैं या श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, तो कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थी यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हम कंफ्यूज इसलिए होते कि कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कम महत्व दिया है, लेकिन एक बात और है, शुक्ल स्पष्ट लिखते हैं कि यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे लेकिन उन्होंने ऐसे मौके पर हिंदू विवाह को संभाला जब आवश्यकता थी। ठीक है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ऐसे भी कथन जुड़े हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं कहीं शुक्ल जी भी स्पष्ट उनकी बड़ाई करते हैं और वहां से देखिए जहां शुक्ल जी ने कबीर की बड़ाई की है, ठीक है, वहां से प्रश्न तो बार बार पूछेंगे क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर हम बात करें कबीर के संदर्भ में और क्या कहा शुक्ल जी ने, तो स्पष्ट लिखा कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। मतलब भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी विद्यार्थी जब हम पढ़ते हैं कबीर को तो ये स्पष्ट है कि कबीर पढ़े लिखे ना थे। ठीक है, लेकिन फिर भी शुक्ल कह रहे हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ठीक, स्पष्ट लिख रहे प्रतिभा उनमें थी, प्रखर थी और इसमें संदेह नहीं। अच्छा ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, कबीर के संदर्भ में स्पष्ट लिखा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। विद्यार्थियों क्या लिखा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, स्पष्ट लिखा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, वे वाणी के डिक्टेटर थे। अब देखिए अगर हमसे पूछे कि श्याम सुंदर दास ने किसी पुस्तक का संपादन किया था कबीर से संबंधित, तो बताइएगा कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने किया। अब देखिए अगली पंक्ति, ठीक है, मतलब अब ये सूफी काव्य धारा से प्रश्न कर रहे हैं, जेई मुख देखा तेई हंसा सुन तेई आयऊ हांसू। ठीक है, जेई मुख देखा तेई हंसा, जो मुख देखा वो हंसा, लेकिन जिसने सुना सुन तेई आयऊ आंसू, जिसने सुना वो रोने लगे। ठीक है, उनके आंख में आंसू आने लगा। ठीक है, पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? ठीक है, कबीर के बारे में है, जायसी के बारे में है, सूरदास के बारे में या तुलसीदास के बारे में है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों यह पंक्ति जायसी से संबंधित है। ठीक है, जायसी से संबंधित पंक्ति है। ठीक, अब देखिए अगर हमसे पूछे विद्यार्थियों कि जायसी की अन्य काव्य की पंक्तियां बताइए। ठीक है, तो बरन बान अस ओपह बेदय रन बन ठाग सौजही ने सोवा रोआ पंखई तन सब पांख। ठीक है, और ये बहुत फेमस पंक्ति है, और मन जान कवित अस कीना मकुया जगत जगत मह चीन्हा, अब फूल मरे पर मरे न बांसु। ठीक है, जो टीजीटी कीस में पीजीटी कीस में प्रश्न बनकर आया। अब देखिए एक और पंक्ति इनकी, फिर रोई कोई नहीं डोला आधी रात विहंगम बोला। ठीक है, ये भी पंक्ति नहीं की है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी, हमसे पूछा ये जा रहा है कि
कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह कथन किस कवि की है। अब देखिए, मतलब आप ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि एक बार हमसे गोरखनाथ की पंक्ति पूछा, ठीक है, फिर हमसे विशल देवरासु से संबंधित पंक्ति पूछा, ठीक है, फिर हमसे जायसी की पंक्ति पूछा, मतलब 3 पंक्ति आप पूछ लिया हम लोगों से। अब देखिए चौथी पंक्ति, 7 प्रश्न में 4 पंक्ति जो है, अभी तक केवल 4 पंक्ति से प्रश्न, ठीक है। और किसी भी परीक्षा में जब पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं, अगर मान लीजिए कोई परीक्षा आप देने 20 प्रश्न पंक्ति से बन गए, तो वो परीक्षा अपने आप में फिर महत्व रखने लगती है, और मेरिट जो है ना डाउन भी हो सकती है, और फिर जो थोड़ा रिस्क लिया है पंक्तियों के संदर्भ में, ठीक है, वो बाहर भी हो सकता है लड़ाई से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी चीजें, ठीक है, वो पंक्ति हो, वो रचना हो, वो विशेषता हो, वो उनके जीवन क्रम से संबंधित चीजें हो, तो हर चीज जो है महत्व रखती है, कोई ज्यादा महत्व रखती है, कोई कम। अब देखिए कह रहे हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह कथन किस कवि का है। रामचंद्र दास का, नाभा दास का, रघुवर दास का है, या फिर विद्यार्थियों हरि राम व्यास का है। तो यह कथन किसका है, यह कथन के विद्यार्थियों नाभा दास का है। किसका है, नाभा दास का है, ठीक है। नाभा दास ने लिखा कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ठीक है। यह पंक्ति किसकी है, तो निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ठीक है। अब निस्तार शब्द को ध्यान में रखिए, निस्तार शब्द को ध्यान में रखिए, ये पंक्ति किसकी है, तो नाभादास की है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों, नाभादास ने भक्तमाल, ठीक है, में कबीर, रामानंद, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, नंददास जैसे भक्त कवियों पर छप्पे लिखे हैं। अष्टयाम भी नाभादास की रचना है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं कि अशाप के संस्थापकों या अशाप के संस्थापक इनमें से कौन है। मतलब हमसे सीधे पूछ रहा है, इतना आसान प्रश्न, ये भी नहीं पूछ रहा कि 1565 में अशाप की स्थापना हुई, ये बताइए। हमसे पूछ रहे हैं, बस बता दीजिए हमें कि संस्थापकों, ठीक है, जो में इनमें से कौन पहले है, या फिर अशाप के संस्थापक कौन है, ठीक है, सीधे यही पूछ रहा है इनमें से कौन। अब देखिए वल्लभाचार्य, अब जहां हम वल्लभाचार्य को पहले भी रखा, थोड़ा रिस्क लीजिए, गलत करिए। गोकुलनाथ, ठीक है, विठलनाथ या निम्बारकाचार्य, तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा विठलनाथ, ठीक है। विठलनाथ ने 1565 में किसकी स्थापना की, तो प्रिय विद्यार्थियों विठलनाथ ने 1565 में अशाप की स्थापना की, ठीक है। और उसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों वल्लभाचार्य के जो है 4 शिष्यों की चर्चा की गई, और फिर विठलनाथ ने 4 शिष्यों की चर्चा की है। अब देखिए, अब हमसे कह रहे हैं पंक्ति से प्रश्न है, देखिए अब चौथा प्रश्न है, ठीक है, चौथा क्या, 5वां प्रश्न है हमसे पंक्तियों से। अब देखिए 5वां प्रश्न, 9 प्रश्न में 5वां प्रश्न हमसे पंक्तियों से पूछ रहा है। कह रहे खेती न किसान को, ठीक है, क्या कह रहे हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, यह पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबद्ध है, ठीक है। विद्यार्थी हमसे कह रहे हैं कि खेती न किसान को, ठीक है, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिज, न चाकर को चाकरी, यह पंक्ति तुलसी की, ठीक है, किस कविता से संबंध है या किस कृति से संबंधित है, ठीक है। रामचरितमानस, कवितावली, बीना पत्रिका, या फिर गीतावली। प्रिय विद्यार्थी यह कवितावली से संबंधित पंक्ति, और हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थी कवितावली से संबंधित पंक्तियां जो है परीक्षाओं में भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक तो रामचरितमानस से, और दूसरा कवितावली की पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं। तो अगर हमसे पूछे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, ठीक है, हमसे पूछे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, यह पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंध है, तो कवितावली से। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं जहांगीर जसचंद्रिका रचना किसकी है, केशवदास की है, मतिराम की है, भूषण की है, या देव की है। प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा जहांगीर जसचंद्रिका रचना किसकी है, तो केशवदास की है। हमसे पूछे जहांगीर जसचंद्रिका रचना, ठीक है, किसकी है, 1612 में लिखा केशवदास ने, ठीक है, किसकी है, केशवदास की है। फिर विद्यार्थी अगर हम बात करें सबसे पहले रसिक प्रिया उन्होंने 1591 ईस्वी में, ठीक है, 91 ईस्वी में क्या लिखा,
रसिक प्रिया, कवि प्रिया 1601 में, रामचंद्रिका 1601 में, रत्न बावनी 7 में, ठीक है, रत्न बावनी 7 में, बीर सिंह चरित भी 7 में, ठीक है, विज्ञान गीता 10 में, नक्षिक छंदमाला और 12 मासा नामक ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों मतीराम की, मतीराम का ग्रंथ है रसराज, ललित ललाम, ठीक है, छंदसार, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ठीक है। अब देखिए, और एक प्रश्न और बनता कि ललित लाम किसके आश्रम में लिखा, तो भाव सिंह के आश्रम में। अब देखिए, अगर हम भूषण के ग्रंथों की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, भूषण भी हमारे विकल्प में है, तो भूषण की यदि हम बात करें तो भूषण के संदर्भ में ये निकल कर आता है कि इनका ग्रंथ शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवा बावनी, ठीक है, दूषण उल्लास भूषण उल्लास। हमसे पूछे कि देव के ग्रंथों को बताइए, ठीक है, हमसे पूछे देव के ग्रंथों को बताइए, तो हम बताएंगे शब्द रसायन सुख सागर तरंग, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न से क्या कह रहा है। अब देखिए, यह भी प्रश्न पंक्ति से, छठवां प्रश्न, 11 प्रश्नों में 6 प्रश्न सीधी पंक्ति से, ठीक है। आप पेपर देने का मुंह पसीना लाल हो गया, एकदम लाल होके बैठे हैं, आसान प्रश्न भी गलत कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमाने कथन रीति काल के किस कवि का, हमसे कह रहे हैं ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमाने, ठीक है, कथन रीति काल के किस कवि की है, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमाने, कथन रीति काल के किस कवि की है, केशव दास, कालिदास त्रिवेदी, भिखारी दास या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा कि ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही अनुना अनुमाने, ये पंक्ति भिखारी दास की है, ठीक है। हमसे कहे कि ब्रज भाषा हेत ब्रज भाषा ही न अनुमाने पंक्ति किसकी है, तो भिखारी दास की है, ठीक है। ब्रज भाषा हेत ब्रज भाषा ही न अनुमाने पंक्ति रीतिकाल के किस कवि की है, तो भिखारी दास की। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमाने मानो पंक्ति या कथन रीतिकाल के किस कवि का है, तो प्रिय विद्यार्थियों भिखारी दास का है। किसका है, भिखारी दास का है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो शब्द नाम प्रकाश कोश, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश कोश है, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि चलिए अच्छा केशवदास की कोई पंक्ति बताइए, तो हम बताएंगे श्रीपुर में बनमद हो तू मग करी अनीति। हमसे पद्माकर की पंक्ति पूछे तो हम कहेंगे गांवरे रंग रगी अखियान में ए बलबीर अबीज ना मैलो, ठीक है। हमसे भिखारी दास की अन्य पंक्ति पे बात करें तो हम कहेंगे कि भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। हमसे 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं और हमसे पूछ ये रहे हैं, ठीक है, कथन से संबंधित प्रश्न, और कह रहे हैं बताइए हमें कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीति काल में अप्रतिम है, कथन है, ठीक है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता, ठीक है, वेद में जो ध्वनि संवेदनशीलता है समूचे रीति काल में अप्रतिम है, ठीक है। यह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, या डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। फिर विद्यार्थियों किसने कहा कि देव की संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, ठीक है। मतलब उनकी संवेदन ध्वनि संवेदनशीलता को रीतिकाल में समूचे रीतिकाल में अप्रतिम किसने बताया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो डॉक्टर राम चतुर्वेदी स्पष्ट लिखते हैं कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, ठीक है। उसके साथ और क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं अगर उनके पुस्तक की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो उनका पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, और इस पे व्यास सम्मान भी मिला है, ठीक है। तो आपके लिए रचनात्मक दृष्टिकोण से भी, रचना के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए अगला अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल ने क्या किया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया 1973 में, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1960 ईस्वी में लिखा, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, और बच्चन सिंह जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न आचार्य शुक्ल से स्पष्ट पूछा जा रहा है, कह रहे हैं हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। हमसे पूछा ये जा रहा है कि हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज का भाखा दुनिया से उठ गया,
लल्लू लाल का है, सरल मिश्र का है, इंसाल्लाह खान का है या मुंशी सदाशिवलाल का है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल से स्पष्ट प्रश्न उनकी पंक्तियों में दिए गए, मतलब वो जो पंक्ति उल्लेखित करते हैं वहीं से प्रश्न है। ठीक है, ये किसने कहा, तो मुंशी सदाशिवलाल नियाज ने कहा। ठीक है, कि रस्मो रिवाज का भाखा जो है दुनिया से उठ गया, ये किसने कहा। ठीक है, रस्मो रिवाज का भाखा दुनिया से उठ गया, तो सदा सुखलाल ने जी ने कहा। ठीक है, अगर हम बात करें विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुसलमान लोग भाखा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रजभाषा हो चाहे खड़ी बोली हो। ठीक है, इसी भाखा का चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सर सुखलाल मियां ने इस प्रकार खेद प्रकट किया कि रस्मो रिवाज का भाखा दुनिया से उठ गया। ठीक है, ये भाखा का चलन जो है उर्दू के कारण होने लगा, तो नियाज जी ने चिंता प्रकट की और लिखा स्पष्ट, ठीक है, कि रस्म रिवाज का भाका दुनिया से उठ गया। अगर हम बात करें खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले 4 नाम विशेषता उल्लेखनीय है। एक तो सुधा सुखलाल नियाज का नाम उल्लेखनीय है, इंसाल्लाह खान का नाम उल्लेखनीय है, लल्लू लाल और सरल मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। फिर विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है। मतलब भारतेंदु जी का एक नाटक है जो अंग्रेजी से भारतेंदु जी ने अनुदित किया है। ठीक है, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का एक नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसका इन्होंने अनुवाद 1880 में दुर्लभ बंधु नाम से किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ बंधु नाम से। ठीक है, अगर हम देखें इसका अन्य नाम भी एक मिलता है वंशपुर का महाजन। ठीक है, इसका अन्य नाम भी मिलता है वंशपुर का महाजन। अगर हम प्रिय विद्यार्थियों भारतेंदु जी के अन्य नाटकों की बात करें तो उनके नाटक हैं विद्या सुंदर, ठीक है, पाखंड, विडंबन, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न हमसे पत्रिका से प्रश्न है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमें बताइए कि उपन्यास पत्रिका मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ था। हमसे पूछा ये जा रहा है कि उपन्यास मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ। ठीक है, हमें हमसे पूछा जा रहा है कि उपन्यास मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ। ठीक है, विकल्प दे रहा है सन 1901 में, सन 1905 में, सन 1907 में, सन 1910 में। तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा सन 1901 में उपन्यास मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। और इसका संबंध किससे, तो प्रिय विद्यार्थियों किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी के संपादन में उपन्यास पत्रिका कहाँ से निकलती थी, काशी से निकलती थी। ठीक है, हमसे पूछे उपन्यास मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ, तो बताइएगा 1901, सरस्वती के एक वर्ष बाद 1901 में उपन्यास नामक पत्रिका मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। ठीक है, कौन से दो लोग थे, तो गोपाल राम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी जी का संबंध से। अब देखिए हमसे कह रहे हैं संपत्ति शास्त्र की भूमिका शीर्षक लेख किस पत्रिका में छपा। हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था। ठीक है, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ब्राह्मण या बिहार बंधु। तो संपत्ति शास्त्र की भूमिका, ठीक है, शीर्षक लेख किस पत्रिका में छपा, तो सरस्वती पत्रिका में छपा। हमसे पूछे कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका शीर्षक लेख किस पत्रिका में छपा था। ठीक है, तो हमें बताना होगा फिर विद्यार्थियों कि यह तो सरस्वती पत्रिका में छपा था। अब देखिए अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है सन 1900 में चिंतामणि घोष के संपादन में हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी प्रदीप विकल्प में दिया है तो 1877 में बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण 1883, प्रताप नारायण, बिहार बंधु। देखिए एक भारत बंधु है तोताराम, लेकिन एक बिहार बंधु है केशवराम भट्ट। ठीक है, केशवराम भट्ट, केशवराम भट्ट का पत्रिका है। ठीक है, आप देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भारत भारती लिखने में उर्दू के, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि भारत भारती लिखने में, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। ठीक है, हमसे सीधे पूछ रहे हैं कि क्या मुदस्से हाली की प्रेरणा से थी, दीवाने गालिब, गुले नगमा, ठीक है, दीवाने मीर। तो दो ग्रंथ था,
ठीक है, एक कैफी का, एक मुदस्से हाली का, दो से प्रेरणा लिए थे, कैफी के भारत दर्पण से और मुदस्से हाली, ठीक है, से प्रेरणा लिए थे। अब देखिए, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? ठीक है, तो मुदस्से हाली। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है, और उर्दू के मुदस्से हाली ग्रंथ की प्रेरणा से लिखी गई। मैथिली शरणगुप्त कृत भारत भारती जो है मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण की प्रेरणा तथा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, भारत भारती की कथा वस्तु तीन भागों में विभाजित है, ये महत्वपूर्ण है। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, तीन खंडों में विभाजित है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि हमें बताइए कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन यह स्थापना किसकी? और ये प्रश्न जो है इतनी बार पूछा गया ना कि छायावाद, देखिए दो मिलता जुलता कथन है। अगर हमसे कहे कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था। तब ये रामविलास शर्मा की तरफ हुए। लेकिन अगर हमसे केवल इतना पूछे कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ठीक है। अब विकल्प में नंद दुलारे वाजपेयी आए हैं। ये लिखते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। क्या? आध्यात्मिक छाया का भान। ठीक है। अगर हमसे पूछे रामविलास शर्मा से संबंधित कथन, तो रामविलास शर्मा लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। ठीक है। और वो स्पष्ट लिखते भी कि परंतु यह विद्रोह जो है मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था। डॉक्टर नामो सिंह लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है। डॉक्टर नामो सिंह स्पष्ट लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति बताते हुए लिखते हैं कि जो एक और क्या चाहती थी? पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है। रूढ़ियों से भी और विदेशी पराधीनता से भी, दोनों से। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थी, यह कथन जो है नामवर सिंह का है। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए 7वां प्रश्न। एक पे 19 में से 7 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न अभी तक पंक्तियों से पूछ लिए गए। अब देखिए कह रहे हैं, प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भूमि पर। हमसे कह रहे हैं कि प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर। ठीक है। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? ठीक है। हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? ठीक है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो यह पंक्ति जो है निराला की है। ठीक है। किसकी? निराला की है। कहाँ से लिया गया है? तो पंचवटी से लिया गया है। ठीक है। पंचवटी प्रसंग से। ठीक है। कहाँ से लिया गया? तो पंचवटी प्रसंग से लिया गया। क्या? कि प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर। ठीक है। हमसे पूछे प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है, ठीक है, हमसे पूछे कि प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भूमि पर, यह कथन किस छायावादी, ठीक है, यह कथन किस छायावादी कवि का है? तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा कि यह कथन जो है निराला का है। किसका है? निराला का है। पंचवटी प्रसंग से लिया गया है। अगर हमसे पूछे प्रसाद जी की रचना बताइए, तो जग की सकल सजल काली माँ रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, पंत की तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। महादेवी वर्मा की रचना की बात करें, विरह का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिरूं, यह जो पंक्ति टीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखिए पुनः रिपीट करते हैं। हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भूमि पर, यह पंक्ति किसकी है? तो यह निराला जी की पंक्ति है। किस रचना से है? तो पंचवटी प्रसंग से है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? ठीक है। अब देखिए
हमसे कह रहे हैं प्राचीन भारत के जो भाषा परिवार और हिंदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, यह किसका है, किस आलोचक का, आपको बताना है। रामविलास शर्मा जी, ठीक है, या फिर धीरेन्द्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, शिव कुमार मिश्र। तो विद्यार्थी ये उसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो है यह कृति बहुत फेमस है कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। हमसे पूछे कि प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है, ये किसका है, तो हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थी इस पे व्यास सम्मान भी मिला है, ठीक है, सबसे पहला व्यास सम्मान इसी पे मिला, ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को, जो 3 भागों में, इस पुस्तक को 3 भागों में लिखा गया, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी को 3 भागों में। अब देखिए यही प्रश्न दिसंबर 2024 में पूछा गया, ठीक है, और अब सबको लगता है कि प्रश्न रिपीट नहीं होते नेट में। अब देखिए सेम प्रश्न पूछा गया, ठीक है, आया था क्या कि नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम है, ठीक है, नागार्जुन के उपन्यासों को जो है व्यवस्थित करना था, ठीक है। अब देखिए हमसे यही प्रश्न पूछे गए। अब देखिए कह रहे हैं बलसनवा रत्नाथ की चाची, कुंभी पाक वरुण के बेटे। रत्नाथ की चाची, बलसनमा, वरुण के बेटे, कुंभी पाक। रत्नाथ की चाची, कुंभी पाक, बलसनमा, वरुण के बेटे। देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा रत्नाथ की चाची सबसे पहले है, ठीक है, और मात्र 2 विकल्प में है, ठीक है, मात्र 2 विकल्प में है। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों कब है, तो 1948 में है, ठीक है, सबसे पहले रत्नाथ की चाची, इसमें विधवा की समस्या पर है ये, ठीक है, 1948 में है। बलसनमा जो है किसान की समस्या पर है प्रिय विद्यार्थियों, कब है, 1952 में है, ठीक है, 2 क्लियर हो गया। अब देखिए किसी विकल्प में रत्नाथ की चाची के बाद बलसनमा नहीं है, तो हम सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए वरुण के बेटे कब है, तो 1957 में, कब है, 1957 में है। कुंभी पाक, ठीक है, वरुण के बेटे में एक अप्रसिद्ध नारा है, गढ़ पोखर हमारा है, ठीक है, ये नारा कभी भी पूछा जा सकता है। कुंभी पाक किसका है, तो 1900 ईस्वी में किसने लिखा, तो 1960 ईस्वी में किसने लिखा, तो प्रिय विद्यार्थियों नागार्जुन ने लिखा। प्रिय विद्यार्थियों पुनः बात करते हैं, अगर हमसे पूछे एग्जामिनर कि हमको ये बता दीजिए भैया कि रत्नाथ की चाची कब लिखा गया, तो आप बताएंगे 1948 में। हमसे अगर पूछे बलशनुमा कब लिखा गया, तो हम बताएंगे 1952 ईस्वी में। अगर हमसे पूछे कि वरुण के बेटे कब लिखा गया, तो विद्यार्थियों हमें बताना होगा कि 1957 ईस्वी में, और कुंभी पाक जो है 1960 में। अगर हम इनके उपन्यासों की बात करें तो हीरक जयंती 61 में, उग्रतारा 63 में, जमनिया के बाबा 68 में, इमरतिया, ठीक है, इमरतिया मठों में जो है, आश्रमों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको आधार बना के इमरतिया लिखा गया। पारो, ठीक है, एवं गरीब दास इनका एक उपन्यास है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, गरीब दास किसका उपन्यास है। अब देखिए हमसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम है, ठीक है, हमें क्या करना है, जन्म काल की दृष्टि से जो नाटककार दिए गए हैं, ठीक है, उनका सही क्रम लगा लेना है और अपना एक प्रश्न सही कर लेना है। अब देखिए कह रहे हैं कि कब कौन जो है जन्म लिया। अब देखिए अगर हम बात करें मोहन राकेश की, ठीक है, मोहन राकेश 1925 में जन्म लेते हैं, ठीक है, 1925 में। भुवनेश्वर की बात करें प्रिय विद्यार्थी, तो भुवनेश्वर कब जन्म लेते हैं, तो 1910 में जन्म लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि सुरेंद्र वर्मा कब जन्म लेते हैं, ठीक है, तो सुरेंद्र वर्मा नायक खलनायक विदूषक वाले हैं, अगर ये कब जन्म लेते हैं, तो 1941 में, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों मीराकांत नेपथ्य राग, ठीक है, ये परीक्षा में आ चुका नेपथ्य राग वाला, ठीक है। अब देखिए नेपथ्य राग किसका नाटक है, तो मीराकांत का, कब, 1998 में मीराकांत का जन्म हुआ, ठीक है, ना कि नेपथ्य राग का प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए मीराकांत का जन्म कब हुआ, तो 1958 में। पुनः रिपीट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग 2-2 बार करेंगे, ठीक है, कि कुछ याद हो हम लोगों को। अब देखिए मोहन राकेश का जन्म, ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले उत्तर पकड़े, तो हम लोग भुवनेश्वर सबसे पहले है, तो हम लोग का विकल्प सी जो है सही हो रहा था। अब हम लोग यहाँ रिपीट करेंगे, आप हमें बताएंगे, मैं लिखूंगा भुवनेश्वर का जन्म कब हुआ, भुवनेश्वर का जन्म कब हुआ, 1910 में हुआ। अगर हमसे पूछे मोहन राकेश तो 1925 में, ठीक है। अगर हमसे पूछे सुरेंद्र वर्मा तो 1941 में, मीराकांत का पूछे प्रिय विद्यार्थियों जन्म तो 1958 में, और नेपथ्य राग इनकी फेमस नाटक है, ठीक है। आधे अधूरे नाटक पूछे, तांबे के कीड़े एक बार पूछा परीक्षा में, तो भुवनेश्वर का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने समझ लिया प्रिय विद्यार्थियों कि विकल्प सी जो है हमारा वह सही है, ठीक है, विकल्प सी हमारा सही। अब देखिए अगला प्रश्न,
हमसे पूछा ये जा रहा है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम है। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हिंदी के जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनका सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, अब देखिए रामविलास शर्मा शिवदान सिंह चौहान को दे रहे हैं और उसके साथ साथ दे रहे हैं नामवर सिंह का, ठीक है, फिर अमृत राय का। अब देखिए हम देखते हैं कि रामविलास शर्मा कब है, तो सबसे पहले है कब है, तो 1912 में है। ठीक है, अगर हम बात करें शिवदान सिंह चौहान प्रिय विद्यार्थी तो 1918 में है। ठीक है, नामवर सिंह की बात करें तो 1926 में है। ठीक है, और अमृत राय की बात करें तो 1921 में है। अब देखिए किसी विकल्प में जो है इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि रामविलास शर्मा के बाद शिवदान सिंह चौहान है, तो देखिए करीब, और ये हम देख रहे हैं ना जब पहले के प्रश्नों में, ठीक है, पहले के जो पेपर हो रहे थे वहां पे ऐसे फंसा रहे हैं, एक आध विकल्प तो गलत हो ही रहा है। ठीक है, दो दो प्रश्न, एक एक प्रश्न, और गलत ऐसे मामूली गलत हो रहा है, ठीक है, जिसको आप गलत कह भी नहीं सकते, और आयोग सीधे सही मान रहा है क्योंकि देखिए करीबी आंसर वही है। ठीक है, अब देखिए पुनः रिपीट करेंगे हम लोग। ठीक है, पुनः रिपीट करेंगे, बस हमें ध्यान देना है कि अब जैसे एग्जाम में पुनः पूछे और सही कर दे तो अमृत राय को क्या कर दे, अमृत राय को यहाँ कर दे और नामवर सिंह को यहाँ कर दे, तो प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। देखिए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ, शिवदान सिंह चौहान 1918 में। ठीक है, उसके बाद अमृत राय को हम लोग पढ़ेंगे, अमृत राय का जन्म कब हुआ, तो अमृत राय का जन्म 1921 में हुआ। अगर हम बात करें नामवर सिंह तो 1926 में। ठीक है, 1926 में जन्म किसका हुआ, नामवर सिंह का, 1921 में अमृत राय का। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है, मतलब ठीक है हमें ये बताना है कि आत्मकथा है उसका सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं लगता नहीं दिल मेरा, ठीक है, 1997 ईस्वी में कृष्णा अग्निहोत्री का है। कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है, 2002 में किसका, मैत्री पुष्पा का है। हमसे पूछे हादसे किसका है, तो 2005 में रमणीका ठाकुर गुप्ता का। शिकंजे का दर सुशीला टगबोरे का 2012 में। ठीक है, हम देखते हैं लगता नहीं दिल मेरा, पुनः रिपीट करेंगे, लगता नहीं दिल मेरा 1997 में किसका है, तो कृष्णा अग्निहोत्री कहती है लगता नहीं दिल मेरा 1997 में। कस्तूरी कुंडल वैसे किसका है, तो मैत्री पुष्पा का है। कब लिखा गया, 2002 में लिखा गया। हादसे अगर हमसे अपने विद्यार्थी पूछे तो हम बताएंगे 2005 में। ठीक है, किसका है, रमणीका ठाकुर गुप्ता का है। शिकंजे का दर्द अगर हमसे पूछे, ठीक है, 2012 में। 2012 में, 2012 में, ठीक है, 2012 में किसका है, तो ये शिकंजे का दर्द सुशीला टगोरे का। तो हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है कि पुनः रिपीट करेंगे, लगता नहीं दिल मेरा 1997 में, कस्तूरी कुंडल में से 2002 में। ठीक है, और हादसे 2005 में, शिकंजे का दर्द 2012 में। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। कह रहे पैरों में पंख बांधकर मेरी तिब्बत यात्रा, एक सहसा उछली चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक विकल्प को पकड़ेंगे और पूरा अपना जो है अब देखिए ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, एमपी सेट की परीक्षा में मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया था 1937 में। पैरों में पंख बांध कर उड़ते गए चलो राम वृक्ष बेनी का, बेनीपुरी का 1952 में। एक बूझ सहसा उछली अज्ञेय जी का है। ठीक है, अज्ञेय जी का है। हम्म अब आप बताएंगे कि स्वदेश यात्रा पे है या फिर विदेश यात्रा पर, कमेंट करके। अब देखिए ये 1960 में है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत की बात करें तो 1964 में निर्मल वर्मा का है। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा का है। चीड़ों पर चांदनी अगर हम बात करें 1964 में निर्मल वर्मा का है। ठीक, चीड़ों पर चांदनी की अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो निर्मल वर्मा का है, निर्मल वर्मा का है। अब देखिए कब है चीड़ों पे चांदनी, तो चीड़ों पे चांदनी 1964 में। अब देखिए पुनः रिपीट करते अगर हमसे पूछे मेरी तिब्बत यात्रा तो 1937 में। ठीक है, हमसे पूछे पैरों में पंख बात कर 1952 में, एक बुत सांचा सहसा उछली ये कब 1960 में, चीड़ों पे चांदनी 64 में। हमारा विकल्प दूसरा सही हो रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि जो संस्मरण कृति है उसका सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, अब देखिए हम हशमत, ठीक है, हम हशमत की बात कर रहे हैं,
फिर लौट आओ धार, ठीक है, हमसे बात करें लौट आओ धार तो दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। काशी का 80 अगर हम बात करें तो काशीनाथ सिंह का है। तुम्हारा परसाई, ठीक है, कांति कुमार जैन का है। ठीक है, अब देखिए हमसे यहाँ पूछ ये रहे हैं विद्यार्थियों कि हमें ये बताइए, ठीक है, हमें ये बताइए कि जो संस्मरण हम दे रहे हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि संस्मरण जो हम दे रहे हैं उनका सही अनुक्रम हम बता दीजिए। अब देखिए तो हमारे सामने ऑप्शन है हम हशमत, ठीक है, हम हशमत की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हशमत की बात कर रहे हैं, किसका है, तो हम हशमत जो है कृष्णा स्तोभती का है और ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बन चुका है कि हम हशमत कृष्णा सोबती का है। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि क्रम से लगा दीजिए, ठीक है। अब हम अस्मत की बात करें तो 1977, 99 और 2013 में इसका प्रकाशन हुआ 3 भागों। अब देखिए लौट आओ धार 1995 में, ठीक है, हम अस्मत की बात करें तो ये जो है 1977 में पहला प्रकाशन इसका हुआ। लौट आओ धार 1995 में, ठीक है, लौट आओ धार 1995 में। अब देखिए हम अस्मत एक ही विकल्प में है, ठीक है, और उसके बाद लौट किसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न होगा विवादित। अब देखिए कह रहा है काशी का सी 2003 में, ठीक है, काशी का सी 2003 में, ठीक है। अब देखिए तुम्हारा परछाई, ठीक है, तुम्हारा परछाई कांति कुमार जैन का 2004 में, ठीक है। तो काशी का 80 2003 में। अब देखिए किसी भी विकल्प में प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी विकल्प में सही उत्तर नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रश्न यह हो जाएगा अगर ये इस तरह होता, क्रम से होता, जैसे हम हशमत होता, फिर लौट आओ धार होता, ठीक है, फिर काशी का सी और अंत में तुम्हारा परसाई, तो ये प्रश्न हमारा सही होता। दूसरा प्रश्न ऐसा जो विवादित हुआ, आप देखिए निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है, ठीक है, हमसे पूछा जाए निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है, बता दीजिए, ठीक है। परीक्षा गुरु, ठीक है, इस बार भी नेट की परीक्षा में सेम यही प्रश्न पूछा गया था। परीक्षा गुरु 1882 में, यह लगभग मिलता जुलता, ठीक है। परीक्षा गुरु 1882 में सबसे पहले, ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, ठीक है, पहले ऑप्शन में है। बस वहां पे थोड़ा सा प्रश्न के जो स्वरूप में अंतर कर दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा उसको कठिन बना दिया गया था और रामस्वरूप चतुर्वेदी उसने सही माना उनके अनुसार, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि 1882, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1986 में, हाँ सही चल रहा है मामला। निसहाय हिंदू अगर हम बात करें राधा कृष्ण दास का 1890 में। चंद्रकांता, ठीक है, प्रिय विद्यार्थी चंद्रकांता अगर हम देखें तो 1800, ठीक है, ये तो 1888 मिलता है चंद्रकांता, ठीक है, 1888 मिलता है। अब इस हिसाब से तो पहले चंद्रकांता फिर निसाई हिंदू होना चाहिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों किसी विकल्प में जो स्ट्रक्चर से नहीं दिया है। अगर हम देखें कि चंद्रकांता 1888 में है और निसाई हिंदू कब है, ठीक है, निसाई हिंदू 1890 में है, तभी हमारा करीबी आंसर विकल्प एक जा रहा है। अब देखिए हमसे पूछे निम्नलिखित, ठीक है, हमसे पूछ ले प्रिय विद्यार्थियों की निम्नलिखित, अब देखिए आज भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है। मोहम्मद डंडी विश्वनाथ जयदेव, डंडी जयदेव विश्वनाथ मोहम्मद, डंडी मोहम्मद जयदेव विश्वनाथ, जयदेव मोहम्मद डंडी विश्वनाथ, ठीक है। तो हम एक विकल्प को पढ़ेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम एक विकल्प को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद की बात करें विद्यार्थी हो तो मोहम्मद का जन्म कब 11वीं सदी में, डंडी 7वीं सदी में, विश्वनाथ 14वीं में, जयदेव जयदेव 13वीं सदी में। और ये परीक्षा में प्रश्न बना जो नेट पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक है, प्रश्न बना ये कि जयदेव किस सदी के थे, ठीक है, उसमें 13वीं सदी भी ऑप्शन में था। अब देखिए विद्यार्थियों हमें ध्यान देना होगा कि डंडी सबसे पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो किस विकल्प में सबसे पहले आ रहा है, दो विकल्प में, अब लड़ाई जारी है, ठीक है। उसके बाद कौन आना चाहिए, मोहम्मद 11वीं में, मिल गया हमें उत्तर, जयदेव 13वीं, विश्वनाथ 14वीं में। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें क्या मिल गया, हमें हमारा उत्तर मिल गया कि हमारा जो विकल्प सी सही है, क्या, डंडी 7वीं, मोहम्मद 11वीं, जयदेव 13वीं, विश्वनाथ 14वीं, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम है, ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम है,
ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम कौन सा है। अब देखिए पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम पूछ रहा है। अब देखिए जैसे देखिए सबसे पहले कौन स्वच्छंदतावाद किसने दिया था, वर्ड्सवर्थ ने दिया था। और वर्ड्सवर्थ के विद्यार्थी हम लोग जन्म की बात करें तो 1770 है, तो सबसे पहले यही तो है। ठीक है, जैसे अब देखिए प्रश्न बहुत गूढ़ है, ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और महत्व रखने वाला प्रश्न है। अब जैसे हम लोग विचार करें प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों में, ठीक है, स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसने दिया, वर्ड्सवर्थ ने दिया। वर्ड्सवर्थ का जन्म कितना है, तो वर्ड्सवर्थ का जन्म प्रिय विद्यार्थियों 1770 है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए क्या है, मार्क्सवाद का सिद्धांत किसने, कार्ल मार्क्स, उनका जन्म कब है। अब देखिए 1770, इस हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है। आप देखिए मार्क्सवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो मार्क्सवाद का मतलब कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज भी परीक्षाओं में पूछ ले तो दिमाग हिल सकता है। आप देखिए क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म हुआ। ठीक है, संरचनावाद की बात करें, ठीक है, संरचनावाद, ठीक है, तो किसने दिया था, तो संरचनावाद पर विद्यार्थियों सस्यूर ने दिया था। ठीक है, सस्यूर ने दिया था, सस्यूर ने दिया था। अब देखिए अस्तित्ववाद सारन किरकेगार ने दिया था। तो अगर हम सस्यूर की बात करें तो विद्यार्थियों, तो सस्यूर का जन्म कब हुआ, ठीक है, ये अभी तो हम मुझे मिल नहीं रहा है कि सस्यूर का जन्म कब हुआ, लेकिन उसके बाद सस्यूर है। और अस्तित्ववाद वाले जो है, ठीक है, सारन किरकेगार, ठीक है, अस्तित्ववाद वाले कौन है, सारन किरकेगार। ठीक है, तो सारन किरकेगार क्या है, अस्तित्ववाद वाले हैं। इनका जन्म 1813 में हुआ। ठीक है, 1813 में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे लास्ट में यही जा रहे हैं अस्तित्ववाद वाले। तो हमारा विकल्प जो है बी जो है विद्यार्थी सही है। कौन सा, विकल्प बी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित हिंदी शास्त्र काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा। हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित हिंदी काव्य शास्त्रीय, ठीक है, मतलब हमको ये बताइए कि जो हिंदी में काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, रीतिकाल वाला। ठीक है, अब देखिए तो हम देखते हैं काव्य विवेक चिंतामणि का है। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया क्यों चिंतामणि सबसे पहले। अब देखिए भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, रसराज मतीराम का, और लास्ट में सबसे देव का है। ठीक है, अब जैसे आपको जन्म पता हो ना तब भी आप सही कर लेंगे, चिंतामणि सबसे पहले है। अब देखिए 1609 में लगभग आए थे। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। ठीक है, रसराज हम देखे मतीराम का 1617 में आए। काव्य रसायन देव, ठीक है, 1689 लगभग आए थे देव। ठीक है, देव का जन्म कब हुआ, तो 1689 के लगभग में हुआ था। ठीक है, अब देखिए तो हमारा विकल्प कौन सा सही जा रहा है, हमें ये देखिए हमें प्रश्न सही करना है। अगर हमसे पूछे कि हिंदी काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है, हमसे पूछे हिंदी काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों अगर हम देखें देव का जन्म ना, तो देव का 1673 में हुआ था। एक गलती हो गई हमसे कि देव का जन्म कब हुआ, तो 1673 में हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों की चिंतामणि हमारे इस विकल्प में, चिंतामणि का 1609 में हुआ, मतीराम 1617 में, भूषण का जन्म हुआ 1613 में। ठीक है, भूषण का जन्म 1613 में हुआ। अब देखिए जसवंत सिंह का अगर हम बात करें ना, जसवंत सिंह कहाँ है, तो जसवंत सिंह जो है 1626 में। ठीक है, 1626 में। अब देखिए हमारा विकल्प इसमें ए सही कर रहे हैं। ठीक, अच्छा हम लोग जन्म की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, काव्य विवेक भाषा भूषण रसराज काव्य रसायन के प्रकाशन वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित कीजिए। उत्प्रेक्षा वक्रोक्ति विशेषों की श्लेष। ठीक है, उनको क्या करना है हमें, जो ये निम्नलिखित क्या दिए गए हैं, अलंकार दिए गए हैं। अब देखिए ये सीधे भगीरथ मिश्र से प्रश्न है। ठीक है, भगीरथ मिश्र जी ने ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, अर्थालंकार के साथ भेद किए और ऐसे डिफाइन किया है। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा क्या डिफाइन किया क्या नहीं, हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित कीजिए। उत्प्रेक्षा का संबंध किससे है, सादृश्य मूलक से। उपमा उत्प्रेक्षा इन सबका संबंध किससे है, तो सादृश्य मूलक से है। वक्रोक्ति की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक है ये। विशेषोक्ति की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो ये विरोध गर्भ के अंतर्गत आता है। श्लेष की बात करें तो ये किसके अंदर आता है, औपम्य गर्भ के अंदर आता है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे उत्प्रेक्षा पूछे, ठीक है, उत्प्रेक्षा
किस वर्ग से है, तो गुणार्थ नहीं सादृश्य मूलक है। तो देखिए अब दो विकल्प में केवल है। अब देखिए वक्रोक्ति गुणार्थ प्रतीति मूलक है, ठीक है। अब हमारा देखिए विकल्प सी जीत गया। अब देखिए कह रहा है कि विशेषोक्ति विरोध गर्भ श्लेष औपम्य गर्भ, ठीक है। श्लेष की बात करें तो औपम्य गर्भ, तो हमारा सी विकल्प जो है विद्यार्थियों सही हो रहा है। हमारा सी विकल्प सही हो रहा है। क्या फिर से रिवीजन करते हैं। उपमा का उत्प्रेक्षा का संबंध सादृश्य मूलक से, वक्रोक्ति का गुणार्थ प्रतीति मूलक से, विशेषोक्ति का संबंध विरोध गर्भ से है, श्लेष का संबंध औपम्य गर्भ से है। अब देखिए हमसे सिद्धांत और उनकी विशेषताओं से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं को, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न और ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिए जाए तो पसीना आ सकता है। देखिए कह रहा है प्रकृति और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण, ठीक है। बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देना, चेतना को पदार्थ के अधीन मानना, व्यक्ति स्वातंत्र को विशेष महत्व देना, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि जो सिद्धांत है उनकी विशेषताओं से आप मिला दीजिए। अब जैसे देखिए प्रकृत और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण, ठीक है। नव शास्त्रवाद का ये है, ठीक है, कि प्रकृत और प्राचीन ग्रंथों का क्या अनुकरण है। ये नव शास्त्रवाद से संबंधित है। किसने दिया था, वेन जॉनसन सिद्धांतकार थे। जॉनसन जो है नव शास्त्रवाद के क्या थे, प्रवर्तक थे। और वो कहते हैं कि प्रकृत और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण है। बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देना, ठीक है। तो ये तो स्वच्छंदतावाद का है कि बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देना, तो बी का दूसरा हो गया। अगर हमसे कहे चेतना को पदार्थ के अधीन मानना, तो प्रिय विद्यार्थी ये तो मार्क्सवाद की विशेषता है। कौन दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। कहा कि चेतना को पदार्थ से अधिक नहीं, चेतना को पदार्थ के अधीन मानना। अब देखिए अस्तित्ववाद किसने किया, तो सारेन किरकेगार्ड ने दिया। क्या मत था इनका, तो ये व्यक्तिगत स्वातंत्र को विशेष महत्व देते हैं, व्यक्तिगत स्वातंत्र को विशेष महत्व देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले विकल्प का चौथा, ठीक है, पहले विकल्प का चौथा और तो हमारे एक विकल्प में है। दूसरे विकल्प का हमसे पूछे बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देना, ये किसका, ठीक है, किसकी विशेषता है, तो ये तो स्वच्छंदतावाद की है, ठीक है। तो हमारा पहला विकल्प सही जा रहा है। चेतना को पदार्थ के अधीन मानना मार्क्सवाद मानते हैं। व्यक्तिगत स्वातंत्र को विशेष महत्व देना ये अस्तित्ववाद से संबंधित सिद्धांत है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, और ऐसे प्रश्न आज भी पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए अब नेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपका पत्रिका से रहेगा, ठीक है। उसमें पूछेगा, बस पैटर्न बदल चुका है, कहेगा कौन असंगत है, ठीक है। अब मिलान वाला इस बार भी पूछा था, उसमें भारत जीवन रामदास वर्मा वाला पूछा था, ठीक है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सी पत्रिका थी, बाला बोधनी थी, स्त्री शिक्षा के लिए 1874 में। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मयुग, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नाव पत्रिका 1883, कदम्बनी 1881 में, ठीक है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन ने। अब देखिए पहले का क्या होगा, पहले का पांचवा, पहले का पांचवा। अब देखिए ए का ही विकल्प में है कि पहले का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हमसे कह रहे हैं विद्यार्थियों की जो काव्य कृति दी गई है उनको जो है रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भूरी भूरी खाक दूल और चांद का मुंह टेढ़ा मात्र 2 जो है काव्य संग्रह किसके हैं, तो ये मुक्ति बोध के हैं, ठीक है। तो पहले का दूसरा किस ऑप्शन में, डी में। हम उत्तर तो पा गए हैं, लेकिन हम अंतिम तक लड़ेंगे। गंगा तट की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगर हमसे सीधे पूछ ले कि हमें ये बताइए कि गंगा तट किसकी रचना है, काव्य कृति है, तो ज्ञानेन्द्रपति की है, ठीक है। संशय की आत्मा करके भी इनका एक पुरस्कृत रचना ज्ञानेन्द्रपति का, ठीक है, संशय आत्मा। अब देखिए स्त्री मेरे भीतर, ठीक है, स्त्री मेरे भीतर ये रचना किसकी है, ठीक है। तो पवन करण की है, किसकी है, पवन करण की है, ठीक है। इस पौरुषपूर्ण समय में ये कात्यायनी की रचना है, ठीक है। अब देखिए आपको भूरी भूरी खाक दूल भी याद हो ना, तब भी आप इस प्रश्न को सही कर लिए हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अगर हमसे पूछे कि भूरी भूरी खाक दूल, मुक्तिबोध, गंगा तट, ज्ञानेन्द्रपति, ठीक है, स्त्री मेरे भीतर, पवन करण, इस पौरुषपूर्ण समय में,
कात्यायनी। इस पौरुष पुरुष समय में कात्यायनी। ठीक है, हमसे पूछे इस पौरुष पुरुष समय में तो कात्यायनी। स्त्री मेरे भीतर पूछे, एक स्त्री मेरे भीतर 2006 में पवन करण का है। अब देखिए अगला प्रश्न, हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हमसे कह रहा है कि जो आलोचनात्मक पुस्तक है ना उनको लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए कविता के नए प्रतिमान, आलोचना के मान, नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, नए। अब देखिए ये प्रश्न ना, इससे संबंधित प्रश्न इस बार भी नेट की परीक्षा में पूछा था। ठीक है, बस थोड़ा सा संरचना अलग था। अब देखिए कविता के नए प्रतिमान किसका है? नए प्रतिमान अगर पूछे कविता के नए प्रतिमान तो आप तुरंत बताएंगे क्या? नामवर सिंह का है। ठीक है, कब? 1968 में। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद करिए आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रचना है और कभी ऐसे पूछ लेगा कविता के नए प्रतिमान किस वर्ष प्रकाशित हुआ। आलोचना के मान अगर मैं नहीं गलत हूं तो 1958 में शिवदान सिंह चौहान का है। ठीक है, नई कविता अगर नई शब्द पहले दिख जाए तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ठीक है, नई कविता 1957 में आया, नई कविता का प्रतिमान 1957 में। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, नई कविता का प्रतिमान कब प्रकाशित? 1957 ईस्वी में। ठीक है, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। 1968 में किसका है? तो रघुवंश का है। किसका है? रघुवंश का है। पुनः रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। हमसे कहे कविता के नए प्रतिमान तो हम बताएंगे तुरंत जो है ये तो भाई साहब नामवर सिंह का है। ठीक है, 68 में। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान का है, कब? 58 में। नई कविता के प्रतिमान 57 में है, लक्ष्मीकांत वर्मा का। नया साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य रघुवंश का है। अब देखिए अगर बच्चन सिंह की बात करें, इनकी कौन सी? तो आलोचक और आलोचना नौ ग्रंथ इन्होंने लिखा। इतिहास और आलोचना किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने लिखा। अब देखिए पहले का चौथा किस विकल्प में? दो विकल्प में है। अब देखिए लड़ाई अभी जारी है। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान किस विकल्प में है? तो तीसरे विकल्प में। हम लड़ाई जीत चुके हैं, विकल्प सी हमारा सही है। साहित्य नई कविता के प्रतिमान ये तो लक्ष्मीकांत वर्मा का, और विकल्प बी में सही। अब साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो रघुवंश का है, पहला सही। अब देखिए अगला प्रश्न से कह रहा है कि इतिहास ग्रंथों को सुमेलित कर दीजिए उनके क्या? इतिहासकारों के द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी 52 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 में। ठीक है, अब हमारा स्पष्ट हो गया कि पहले का क्या? चौथा हो गया। अब दो विकल्प में है, अभी लड़ाई हम लोग की जारी है। फिर कह रहा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पहले विकल्प में। ठीक है, अब हम जीत चुके हैं, हमारा विकल्प सी सही है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में। हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास राम कुमार वर्मा का 1929 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का 2003 में। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पूछे संपादित तो डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, तो हमारा विकल्प बी जो है विद्यार्थियों सही हो रहा है। विकल्प बी जो है सी सही हो रहा है। क्या? विकल्प सी जो है हमारा सही हो रहा है। अब देखिए हमारे सामने 37 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि निबंध संग्रह है उनके लेखों के साथ सुमेलित करिए और अपना एक प्रश्न सही करके तुरंत हंसते हुए घर जाइए। अब देखिए त्रिशंकु निबंध किसका? देखिए त्रिशंकु में बहुत बवाल है। ठीक है, बवाल ये त्रिशंकु कहानी किसकी है, त्रिशंकु निबंध किसका है? हाँ, तो त्रिशंकु कहानी तो मनु भंडारी जी की है, लेकिन हमसे पूछे त्रिशंकु निबंध तो अज्ञे का है। ठीक है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का। कस्तूरी मृग और शब्द और स्मृति। ठीक है, हमसे पूछे कस्तूरी मृग किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का है। ठीक है, अब देखिए कुबेर नाथ राय है, इनका तो आप समझिए कामधेनु है। ठीक है, कामधेनु निबंध इन्हीं का है। अब देखिए पहले का क्या है? चौथा, पहले का चौथा। ठीक है, तो हमारा अब देखिए सही हो रहा है, मात्र एक विकल्प में चौथा है। ठीक है, तो हमारा सही हो रहा है, लेकिन हम अंतिम अंतिम तक लड़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या है? योद्धा है। अब देखिए कह रहा है कि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का। ठीक है, कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह का, एकदम सही। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, हमारा विकल्प जो है चौथा सही हो रहा है। अगर हम बात करें त्रिशंकु 1945 में अज्ञे का निबंध है। ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती का निबंध है। कस्तूरी मृग की बात करें शिव प्रसाद सिंह का है। शब्द और स्मृति 1976 में निर्मल वर्मा का। कामधेनु 1980 में कुबेर नाथ राय का है। अब देखिए अगला प्रश्न, अब हमसे यहाँ पूछ रहे हैं विद्यार्थियों कि निम्नलिखित नाटककारों को उनकी नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, किसका नाटक कौन सा है? ठीक है, उन्हें आप सुमेलित करिए और अपना एक प्रश्न सही करके
खुश होके जाइए घर। अब देखिए कह रहा है मीराकांत, क्या मीराकांत का यह मृग है, ठीक है, 2003 में बहुत फेमस रचना है यह मृग मीराकांत का है, ठीक है। मीराकांत की रचना जो है यह मृग बहुत फेमस है, ये किसका है, मीराकांत का है यह मृग, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहे हैं कुसुम कुमार, कुसुम कुमार क्या है का कौन सा है, तो दिल्ली ऊंचा सुनती है, ठीक है। मृणाल पांडे का क्या है, तो जो राम रचि राखा, ठीक है। शांति मल्होत्रा ठहरा हुआ पानी, शांति से पानी ठहरा हुआ होता है ना, तो शांति मल्होत्रा, ठीक है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हमसे पूछे मीराकांत, ठीक है, मीराकांत, मीराकांत की कौन सी रचना है, तो हम कहेंगे नाटक है उनका इया में। कुसुम कुमार का, कुसुम कुमार कहती है दिल्ली ऊंचा सुनती है, ठीक है। मृणाल पांडे कहती है जो राम रचि राखा। शांति मल्होत्रा कहती है कि ठहरा हुआ पानी, ठीक है, शांति से ठहरा हुआ पानी। मीराकांत ये अमृत 2003 में लिखा हुआ किसका, मीराकांत का। कुसुम कुमार का पूछे दिल्ली ऊंचा सुनती है, हमसे पूछे कुसुम कुमार का कौन सा निबंध है, तो प्रिय विद्यार्थी सही होगा कि दिल्ली ऊंचा सुनती है, ठीक है। 1979 में। मृणाल पांडे जो राम रचिरा का 1981 में। शांति मल्होत्रा ठहरा हुआ पानी 1975 में। मन्नू भंडारी बिना दीवारों के घर, ठीक है, मन्नू भंडारी की अगर हम बात करें तो बिना दीवारों का घर है। और जो एक विकल्प जो है एक्स्ट्रा दिया गया। अब देखिए मीराकांत का ई अमृत, ठीक है। अब देखिए दो विकल्पों में है, अब देखिए लड़ाई जारी हम लोगों की। फिर कुसुम कुमार का दिल्ली ऊंचा सुनती है, लड़ाई जीत चुके हम लोग, विकल्प सी सही जा रहा है। मृणाल पांडे जो राम रचिया का विकल्प दो, सी का दूसरा। डी का क्या होगा, ठहरा पहला, ठीक है, ठहरा हुआ पानी तो पहला। हमारा इस हिसाब से विकल्प जो है सी सही हो रहा। पुनः रिपीट करेंगे, मीराकांत का नाटक ये हमरे गया, कुसुम कुमार का नाटक दिल्ली ऊंचा सुनती है। मृणाल पांडे जो राम रचिया का शांति मेहता का नाटक है ठहरा हुआ पानी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आज भी पूछे जाते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं ना विद्यार्थियों कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। जो है हमसे कह रहा है ना काव्य कृतियों को सुमेलित कीजिए, ठीक है, जो उनके लेखक हैं। अब पहली बात तो ये सुनिए, रिचर्ड्स का बहुत फेमस रिटोरिक अगर पूछे प्रिय विद्यार्थियों, रिटोरिक ग्रंथ किसका है, ठीक है, तो पेरिपो, हाँ, पेरिपो, ठीक है। पेरिपो का क्या मतलब है, पोएटिक्स, ठीक है, रिटोरिक और पॉलिटिक्स, ये सब ग्रंथ किसके हैं, तो ये अरस्तु के हैं, हाँ। पेरिपो मतलब पोएटिक्स, रिटोरिक और ग्रंथ किसके हैं, रिटोरिक और पॉलिटिक्स ग्रंथ किससे हैं, तो अरस्तु के हैं। लेकिन हमसे पूछे द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, तो प्रिय विद्यार्थियों ये रिटोरिक जब आ जाएगा एक बड़े नाम में रिटोरिक, फिलॉसफी तो रिचर्ड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी री से पकड़िएगा। लेकिन इस री केवल रिटोरिक पूछे तो अरस्तु लगाइएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए अब पहले का चौथा, मात्र एक विकल्प में आपको कुछ नहीं आ रहा, एक विकल्प सही आ रहा है, तब भी आपने सही कर लिया प्रश्न, ठीक है। अब देखिए विलियम एम्पसन का कौन सा कृत है, तो सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी, ठीक है। हमसे कह रहे हैं विलियम एम्पसन का कौन सा ग्रंथ है, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी एम्पसन का है, ठीक है। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी किसका है, तो एम्पसन का है। जॉन क्रो रैमसन, ठीक है, जॉन क्रो रैमसन का है गॉड विदाउट थंडर, इनका एक और न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। जॉन को रैमसन का क्या है, तो जॉन को क्रो रैमसन का गॉड विदाउट थंडर, ठीक है। एलन टेट की कौन सी कृति है, ठीक है, एलन टेट का है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। अगर हम मुझसे पूछे सिलेक्टेड एसेज किसका है, तो टीएस इलियट का बहुत फेमस है सिलेक्टेड एसेज, ठीक है, टीएस इलियट का। पुनः रिपीट करते हैं, अगर हमसे पूछे आई रिचर्ड्स की कृति का बताइए, ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। हमसे पूछे सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी किसकी कृति, एम्पसन का है, ठीक है। एम्बिगुइटी एम्पसन का है, एम्बिगुइटी, आप एम्बिगुइटी शब्द ध्यान रखिए और एम्पसन ध्यान रखिए, ठीक। हमसे पूछे जॉन को रैमसन का कौन सा ग्रंथ है, तो गॉड विदाउट थंडर, गॉड विदाउट थंडर। एलन टेट का ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। अगर हमसे पूछे टीएस इलियट, ठीक है। अब देखिए सिलेक्टेड एसेज बस दिया है, बस आप ध्यान दीजिए ये इलियट का है, ठीक है। हमारा विकल्प बी सही हो रहा है। आप देखिए हमारा 40 नंबर का प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों का पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य
शास्त्रीय आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को उनकी जो कृति है उनसे सुमेलित कर दीजिए। अब देखिए कह रहे हैं राजशेखर, ठीक है, राजशेखर 9वीं 10वीं शताब्दी के थे। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? तो काव्य मीमांसा था। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनका काव्य मीमांसा है। अब देखिए अभिनव गुप्त का कौन सा ग्रंथ है? तो अभिनव गुप्त का कौन सा ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक लोचन है, टीका है ये, ठीक है, आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक पे टीका है। भोजराज का सरस्वती कंदावरण और श्रृंगार प्रकाश, दो ग्रंथ मिलते हैं। अब देखिए सरस्वती कंठाभरण हमारा है। रामचंद्र गुर्जर का नाट्य दर्पण है। अब देखिए पहले का क्या हो गया? चौथा हो गया, ठीक है, दो विकल्प में है। अब देखिए अभिनव गुप्त पहला, ठीक है, दूसरे का बी का पहला, हमारा पहला विकल्प जीत गया। अब देखिए सी का क्या होगा? सी का भोजराज का क्या होगा? भोजराज का सरस्वती कंठाभरण होगा, ठीक है। रामचंद्र गुर्जर का नाट्य दर्पण होगा। आपसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि रस तरंगड़ी किसका ग्रंथ है? तो आप बताएंगे भानुदत्त मिश्र का, और ये परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न से क्या कह रहे हैं? अब एजर्सन रीजन से प्रश्न पूछ रहे हैं। हम लोग 45 प्रश्न ही करेंगे क्योंकि 5 प्रश्न क्या है वो गद्यांश से होते हैं, ठीक है, 5 प्रश्न क्या होते हैं? गद्यांश से होते हैं। तो हम लोग 45 प्रश्न करेंगे। अब देखिए एजर्सन रीजन से प्रश्न है, ठीक है, कह रहे हैं कि शाश्वत चेतना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। हमसे कह रहे हैं कि जब शाश्वत की चेतना ना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब जो है काव्य का सृजन होता है। जयशंकर प्रसाद के निबंध से है, काव्य कला तथा निबंध से ही है, ठीक है। तो बात सही है कि जब शाश्वत चेतना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है, ठीक है। अब तर्क देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि काव्य में सिर्फ श्रेय अपेक्षित है ना कि चारुत्व। अब देखिए यही गलत हो गया, सिर्फ श्रेय नहीं अपेक्षित है, ठीक है, और चारुत्व को इग्नोर कर देना, नहीं ये गलत हो गया। क्योंकि प्रसाद कहते हैं कि शास्त्र में केवल श्रेय अपेक्षित होता है परंतु काव्य में श्रेय और प्रय, ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है। माने श्रेय की भी आवश्यकता होती है और प्रय की भी। अब देखिए वहां जहां भी प्रय के अर्थ का प्रयोग चारुरत के रूप में करते हैं, ठीक है, प्रय मतलब चारुरत। अब देखिए तो हमारा क्या ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न से क्या, एजर्सन और रीजन से प्रश्न पर विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है कि रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है। हमसे कहना है कि रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है, एकदम सही बात है, क्योंकि भट्टलोलट ने अपने उत्पत्तिवाद सिद्धांत में कहा है कि स्थायी भाव अनुपचित अपरिपक्व होता है किंतु वह विभाव अनुभाव संचारी भाव, ठीक है, के संयोग से उपचित या परिपक्व हो जाता है। उपचितता अवस्था या परिपक्वता को प्राप्त स्थायी भाव को रस कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है, सही बात है। कह रहे हैं क्योंकि रस स्मृति अनुमान और अलौकिक अनुभव से परे होता है, ठीक है। तो तर्क तो गलत है कि जो रस स्मृति होता है वो अनुमान और अलौकिक अनुभव से परे होता है, ठीक। कैसे गलत है? क्योंकि सादरीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि पर मन नहीं मनता अतीत के मधुस्रोत में कभी कभी अवगाहन किया ही करता है, ऐसा स्मरण वास्तविक होने पर भी रसात्मक होता है। हम सचमुच स्मरण करते हैं और रसमग्न होते हैं, ठीक है। वे और क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि अब हम उस प्रत्यक्ष मिश्रित स्मरण को लेते हैं जिसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, ठीक है, कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब देखिए तो हमारा क्या सही हो गया, हमारा कह रहे हैं रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ये कह रहे हैं क्योंकि रस स्मृति अनुमान और अलौकिक अनुभव से परे होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो हमारा ए सही आर गलत, किस विकल्प में? बी, ठीक है, हमारा 42 का बी सही हो गया। अब देखिए अगला 43 नंबर का प्रश्न से पूछे क्षुद्र भावों के विरेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, एकदम सही बात है। क्षुद्र भाव अर्थात मैं और तुम का संकुचित भाव जिसके कारण प्राय मनुष्य अपने लाभ के निमित्त अनैतिक हो जाता है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी काव्य के माध्यम से मनुष्य के क्षुद्र भावों का विरेचन होता है, माने परिष्कार होता है और उसमें नैतिकता का जन्म होता है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य और बेहतर मनुष्य बनने के क्रम में अग्रसर होता है। अगर हम तर्क की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो तर्क हमारा क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य को और बेहतर बनाने के लिए अर्थात नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए साहित्य में ऐसे भाव प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें मनुष्य भावनात्मक रूप से
जुड़ सकता है। तो हमसे कह रहे हैं क्षुद्र भावों के विरेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं होती। अरे ऐसे कहने से भाव की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमारा क्या ए सही है आर गलत है? ए सही है आर गलत है, तो हमारा सी विकल्प सही हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। पूछ रहे हैं हमसे कि रस रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ठीक है। सही बात है, विश्वनाथ स्पष्ट लिखा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है। साहित्य दर्पण में लिखा वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य, एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि हर वाक्य रसात्मक होता है इसलिए वह काव्य कहलाने के योग्य होता है। ये तो गलत बात है भाई साहब, कि हर वाक्य रसात्मक नहीं होता है, ठीक है। सामान्य वार्ता विषय के साथ से संबंध वाक्य रसात्मक नहीं होते हैं। साहित्य में रसात्मकता का गुण होता है। विश्वनाथ की जो परिभाषा है, जो वाक्य रसात्मक होता है वही काव्य कहलाने के योग्य है, ठीक है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, हमारा विकल्प कौन सा जो है, डी विकल्प हमारा सही हो रहा है। अब देखिए 45 नंबर का प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न से पूछा ये जा रहा है विद्यार्थियों कि ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। एकदम सही बात है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है, साहित्य है, ठीक है। और किस निबंध से इनके साहित्य की मात्रा नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए तर्क दे रहा है क्योंकि साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं। अरे यार, साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, तो हमारे विकल्प सी में है विद्यार्थियों, ठीक है। तो हमारा सी विकल्प सही हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।